पाकिस्तान ने एक वाज़ेह पॉलिसी अपना ली। पाकिस्तान ने तय कर लिया है कि वो अमेरिका का पार्टनर इन पीस तो बन सकता है, पार्टनर इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं। ये पॉलिसी अवामी उमंगों की तर्जुमान है। इसी पॉलिसी की बहुत सी तकनीकी जिहतें हैं। क्या अमेरिका को पाकिस्तान का ये वाज़ेह और दो टोक पैगाम भाएगा, पसंद आएगा? वजीर आजम के इस पॉलिसी बयान पर क्या स्टेट डिपार्टमेंट कोई रद्द अमल दे सकता है? पाकिस्तान की ख्वाहिश यकीनन बजा है कि पाकिस्तान अमेरिका और चीन दोनों से ही मतवाजन ताल्लुकात चाहता है, लेकिन क्या ये अमलन मुमकिन है? और इसको मुमकिन बनाते हुए क्या पाकिस्तान को राह की रुकावटों का इदराक है? अफगानिस्तान में एंड गेम अपने मंतकी अंजाम के करीब है। माजी में 3 मरतबा अफगानिस्तान में आलमी ताकतों की आमद और अखराज के पाकिस्तान पर गहरे और संगीन असरात मुरत्तब हुए हैं। अब अमेरिका के निकलने का फॉल आउट क्या हो सकता है और पाकिस्तान को क्या करना होगा? अब की बार मारूजी हालात मुख्तलिफ हैं। नए हालात के असरात कितने मुख्तलिफ होंगे? दाखिली सलामती की एक अहम मीटिंग में वजीर आजम की फिर अदम शिरकत भी सवालात को जन्म देती है। कौमी सलामती का एक मौजू और इसकी बेशुमार जहतें आज के प्रोग्राम पर इन पर बात होगी। क्या हम किसी नतीजे पर चुके हैं या अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है? जो मेहमान प्रोग्राम में मेरे साथ हैं, माहिर अफगान उमूर रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ज्वाइन करेंगे। सीनियर तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। सीनियर तज्जियाकार पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये तमाम लोग इन मामलात पर नजर रखे हुए हैं। रीजन के अंदर जो बदलती सूरत हाल हैं, सुपर पावर्स चैलेंज कर रही हैं, किसी को जाना है, किसी को आना है, क्या होने को है और पाकिस्तान ने क्या तय कर लिया है कि दोस्त और दुश्मन की शनाख्त हो चुकी। प्राइम मिनिस्टर साहब भरपूर बोले इस हफ्ते में जब असेंबली इजलास में आए। गुफ्तगू का आगाज अमजद शुएब साहब आपसे कर लेते हैं। वजीर आजम ने दो टोक अंदाज में कहा पार्टनर इन पीस हो सकते हैं, पार्टनर इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं। वाज़ेह हो गया पाकिस्तान पर, हमें अंदाजा हो गया कि आइंदा की दाखिली सूरत हाल क्या चैलेंजेस रहेंगे और जो कुछ अफगानिस्तान में जारी है ये एंड गेम हम पर किस तरह असरअंदाज हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारा अपना अमन अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है और अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में टेररिज्म नहीं होगा, रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, तो बड़ी हद तक पाकिस्तान को इसका फायदा होगा। और फिर हमारा सी पैक का जो इशू है वो आप देखते हैं कि उसकी पूरी पोटेंशियल जो है वो तभी यूटिलाइज होती है जब सेंट्रल एशिया कनेक्ट होता है, जब रशिया कनेक्ट होता है। अगर ये सारा इलाका डिस्टेबलाइज रहे, अफगानिस्तान में से कुछ गुजारा ना जा सके, तो फिर ये सी पैक जो है वो तो सिर्फ एक चाइना के लिए रास्ता रह जाएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिसकी वजह से हम हमेशा से ये कहते थे कि अफगानिस्तान में अमन हमारे लिए जरूरी है। हम हर लिहाज से मुखलिसाना तरीके से खलूस के साथ हम चाहते हैं कि यहाँ पे अमन आए, और उस अमन के लिए ये हमारा तजर्बा बताता है कि तमाम अफगान धड़ों को एक पेज पे होना होगा या कम से कम ऑन बोर्ड हों सारे, और मिलकर ये फैसला करें कि हमने आइंदा ये तरीका हुक्मरानी का रखना है और इस तरह चलना है। उसमें जो आपकी शरीका आप कह लीजिए कि शिरकतदारी आपकी जो जिस तरह भी आपने तकसीम करना है वो भी उसमें होता है हो जाए। लेकिन अगर ये सारा कुछ नहीं होता और कोई भी एक ग्रुप अपनी हुकूमत कायम करता है तो बाकी सारे कंटेस्टेंट्स हैं वो लड़ते रहेंगे इनके खिलाफ, वो भी अपना हक मांगते रहेंगे। अब तालिबान जो कुछ कर रहे हैं या जिस तरह लगता है कि वो एक यकतरफा जंग लेके चले हुए हैं और उनका कब्जा अगर कल काबुल पे हो जाता है और वो ऐलान करते हैं कि हम हुक्मरान हैं यहाँ के, तो पहले तो इंटरनेशनली उसकी एक्सेप्टेबिलिटी का मसला आएगा, दुनिया शायद तस्लीम ही ना करे। और दूसरी तरफ वो जो ग्रुप, वो स्टेक होल्डर्स जो आज उनके साथ इत्तेफाक नहीं कर रहे, ऑन बोर्ड नहीं है, वो नॉर्दर्न अलायंस हो या वो हजारा लोग हों या वो ताजिक्स हों या उज़्बेक्स हों, वो सारे इनके खिलाफ हथियार उठा लेंगे। जब इंस्टेबिलिटी आती है तो फिर वहां पे टेररिज्म भी, वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो भी फलना फूलना शुरू कर देते हैं। फिर वहां दाइश भी आपको मिलेगी, टीटीपी भी मिलेगी, खुरासान चैप्टर भी मिलेगा। फिर क्या होगा? फिर पाकिस्तान, ईरान, रशिया वगैरह सबको कुछ ना कुछ तो इसका फिर भुगतना होगा इसका फॉलो। तो ये वो चीज है जो कि मेरा ख्याल है सारे खित्ते को सीरियसली लेना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, खित्ते के ये चारों जो हैं ये इफेक्टेड है।
ठीक है, तो इनको मिलकर सोचना चाहिए कि हमें एक खित्ते की पॉलिसी बनाए। अफगानिस्तान कदम इस्तेहकाम खित्ते को मुतासिर करेगा, लेकिन पीजे मीर साहब सवाल आपसे यह है कि जो वजीर आजम ने दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ लिया है, स्टेट डिपार्टमेंट कोई रद्द-ए-अमल दे सकता है? क्योंकि हम तो फ्रंट लाइन एलाए रहे हैं और उनको सुनाने की आदत और हम सुनते रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आयशा। ये देखें, जो प्राइम मिनिस्टर के ये जो वर्ड्स हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी हमें नज़र आ गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि पहली दफ़ा, पहले तो हम कहते रहे ना कि हम क्लाइंट स्टेट हैं, तो क्लाइंट तो हम बड़ी देर के थे, लेकिन हम क्लाइंट बन के भी कुछ नहीं इनसे फ़ायदा उठा सके। टर्की $3 बिलियन ले गया एक्सेस के लिए ड्यूरिंग द वॉर। हमें क्या मिला? हमें तो आपने इस्तेमाल किया और गंडेरी की तरह आपने फेंक दिया। फिर इसी की आप कह लो कि आगे जो बातचीत हुई और वेरिफिकेशन हुई, वो हिलरी क्लिंटन ने कांग्रेशनल कमेटी के सामने, सेलेक्ट कमेटी के सामने बता दिया कि जब तुमने यूज़ करना था तुमने इसको इस्तेमाल कर दिया, जब नहीं किया तुमने इसको फेंक दिया। अब क्वेश्चन यहाँ आता है, वज़ीर आज़म ने जो स्टेटमेंट दी है, आप अभी हाल ही में देखें कंटेम्प्रेरी इस वक्त टाइम के अंदर FATF जिसको अमेरिका कंट्रोल करता है, 27 से 26 नुकात हमने मंजूर कर लिए, ठीक हो गए, लेकिन एक पे अड़ गया। वो क्यों अड़ा? इस पे आप बैकग्राउंड पे जाएं। क्योंकि हमने इनको अमेरिकन बेसिस नहीं दिए। वो आपने उसको एक हॉस्टेज रखा है। आपने उसको ये कर दिया कि भाई एक नहीं हुआ तो आपने कोई ना कोई आड़ा लगाया और आपने उसको यहां कर दिया। साथ ये जो अमेरिका अभी जो गेम खेल रहा है, ये बड़ी डेंजरस गेम खेल रहा है, क्योंकि इसका जो प्रॉक्सी है 6 डिवीजन फौज, जनरल साहब भी आपको बताएंगे, 6 डिवीजन फौज इसने तिब्बत के बॉर्डर पे, इसने चाइनीज बॉर्डर पे भेज दी है। उसके बाद इसने 2 फ्रंट खोलने की अब कोशिश की है। ये इतने निहायत बेवकूफ लोग हैं हिंदुस्तानी कि इनको अकल नहीं आ रही। तुम 6 डिवीजन उधर भेज रहे हो, दूसरा फ्रंट यहां भी है। अब इसके साथ साथ हमारी जो चाइना की जो स्ट्रेटेजिक दोस्ती है वो ज्यादा तकड़ी हो जाएगी। ये समझते नहीं है, ये जज्बात में आके खेल रहे हैं कि क्योंकि एक तो वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि उसने काफ़ी लैंड अपना घुमा दिया चाइना के अलावा, फिर वो कोशिश कर रहा है कि अपने आप को जस्टिफाई करे कि नहीं जी हम कश्मीर और लद्दाख को भी हम डिफेंड करेंगे। ये सब टोपी ड्रामा हो रहा है इस वक्त। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वजीर आजम ने जो तकरीर कर दी है और खड़े होकर मैं समझता हूँ ज़बरदस्त किस्म का एक स्टैंड लिया है, ये किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लिया। तो इट इज़ अ ग्रेट थिंग, लेकिन इसके ऑन इफेक्ट्स भी हैं। ये डेवलपिंग स्टोरी है, अभी ये आपको और स्क्वीज करने की कोशिश करेंगे। ये कोई सैंक्शंस लगाएंगे, इनडायरेक्ट लगाएंगे, सामने नहीं आएंगे, बिकॉज दे कंट्रोल IMF, they control World Bank, they control FATF. So अब आप देखोगे आयशा कि gradually over a period of time, and let's remember one thing, कि अफगानी तालिबान और जो भी हैं, इन्होंने अपना कोर्स चूज कर लिया है। आप देखो they're coming on to काबुल, फोर्सेस बाहर जा रही हैं, इनको एक्सेस नहीं मिल रहा। ये सारों के अपने अपने प्लान है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करें। हम अपने आप को देखें, लेट व्हाटएवर अदर्स डू इट। खित्ते के अंदर चैलेंजेस अमेरिका के जाने पर आएंगे, वजीर आजम के भी असरात आएंगे, लेकिन अपना अपना रास्ता जब सबने चुन लिया तो पाकिस्तान किस तरह स्टैंड आउट करेगा और इस पूरी जिग्सा पजल में पाकिस्तान का किरदार क्या रहेगा, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, अफगानिस्तान से अमेरिका तेजी से निकल रहा है, वियतनाम के बाद दूसरी बड़ी पसपाई है, बगराम एयरबेस अफगान फोर्सेस के हवाले कर दिया। जो खित्ते में तस्वीर बन रही है, पाकिस्तान इस पूरी तस्वीर में कहां है, किस किस्म के असरात पाकिस्तान पर आएंगे? देखिए, पाकिस्तान पे असरात उस वक्त आएंगे जब आप किसी एक फरीक की हिमायत करें या किसी एक फरीक की मुखालफत करें, या अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करें, या उनको गाइडेंस देने की कोशिश करें, या उनको डिक्टेट करने की कोशिश करें। अगर ये नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत हद तक इन महलिक असरात से बच सकता है, जो कि वहाँ हम देख रहे हैं कि वो वाक़ होने वाले हैं। बॉर्डर की बात है, बॉर्डर को तकरीबन सील कर दिया गया है। हो सकता है कि कुछ अगर सिविल वार की सूरत हाल पैदा हो गई, क्योंकि वहाँ प्राइवेट मलेशियाज़ बन रहे हैं, हज़ारा का अपना मलेशिया बन रहा है, फिर वहाँ पे उज़्बेकिस्तान का मलेशिया बन रहा है, फिर अहमद मसूद जो है शाह मसूद के बेटे उनका मलेशिया बन रहा है। और अजीब बात यह है कि हुकूमत इन मलेशियों की ग्रोथ को इनकरेज कर रही है ताकि एक सिविल वार की सिचुएशन बन जाए और अमेरिका के पास दोबारा उनको जाना पड़े कि आकर अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी को और अफ़गानिस्तान की यूनिटी को बचाएं, जो कभी होगा नहीं।
अमेरिका ने फैसला कर लिया है, वो कभी वापस नहीं आएंगे। 20 साल की मुद्दत में काफ़ी उन्होंने सबक सीखे हैं। लिहाजा अब तो यही है कि या तो कोई समझौता हो, बात आगे बढ़े, कोई ट्रांजिशन हुकूमत की बात हो जिसको लोए जरगा बनाए, ग्रैंड असम्बली जिसको कहते हैं, या तो वो हो, या फिर तालिबान पेशकदमी करें, आगे जाएं। अगर तालिबान पेशकदमी करेंगे तो इसमें दो बातें हैं। अगर अफगान आर्मी इंटैक्ट रहती है, उनका जो डिजर्शन रेट है वो 10% से आगे नहीं जाता, जो कि हम देखते हैं कि वो आगे जाएगा। तो अगर वो हज़ारों की तादाद में लोग छोड़कर भागने लगे, आप देखें कि पिछले 120, 150, 120, 125 जो ज़िले हैं जो सरेंडर हो गए हैं, वो पीसफुली सरेंडर हो गए हैं। वहाँ कोई लड़ाई नहीं हुई। वहाँ के जो कमांडर थे उन्होंने अपने हथियार, अपने बख्तरबंद गाड़ियाँ, अपने टैंक्स वगैरह सब हवाले कर दिए हैं और वहाँ पे वो सरेंडर हो गए हैं। तो कुछ तालिबान के साथ मिल गए हैं, कुछ तो अपने देहात को चले गए हैं। रुस्तम शाह साहब, थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा, आप जो मलेशिया का जिक्र कर रहे हैं, इस मलेशिया का तालिबान पर क्या असर हो सकता है, क्या कितना मैटर करते हैं, या इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो सकती है, ये साथ मिल सकते हैं, इनका किरदार क्या रहेगा? नहीं, मलेशिया कभी तालिबान के साथ नहीं मिलेंगे। तालिबान कभी भी उनके साथ वो कोएलिशन नहीं करेंगे। तालिबान उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे, जैसा कि दाइश के खिलाफ पिछले कई सालों से वो लड़ते रहे हैं। वो फ़िदाई महाज के ख़िलाफ़ भी लड़ते रहे हैं, तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के ख़िलाफ़ भी लड़ते रहे हैं। लिहाज और यही वजह है कि चीन और रूस और ईरान ने तालिबान के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर तालिबान हुकूमत पे होंगे तो दाइश का कला कमा किया जा सकता है, जो इन तीनों ममालिक के लिए ख़तरा बन सकता है, ख़तरा बन रहा है बल्कि।